प्रोग्राम स्पेशल टॉक में मियां सैफ रहमान हाजिर खिदमत। नाजरीन, 7-7.5 दहाइयाँ हो गई हैं पाकिस्तान को आज़ाद हुए। हम कभी आगे बढ़ते हैं, कभी मंजिल में कोई तवत्तुल आ जाता है, कहीं हम मुअल्लक हो जाते हैं, लेकिन मिनहासिल कौम हमारे जो एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर हैं वो फिर भी तरक्की कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं तमाम तर नामसाइद हालात के बावजूद। ये बात काबिल फ़ख्र है क्योंकि आपका एजुकेशनिस्ट, आपका प्रोफेशनल, हत्ता कि आपके अनस्किल्ड लोग भी आपने अपने काम में जब जुट जाते हैं तो मंजिल हासिल करके वो आराम करते हैं। तो ये इस कौम के अंदर बेपनाह सलाहियतें हैं। फिर यूथ बल्ज भी है। तो ये सलाहियतों को लेके जब हम आगे चलेंगे एक मुनज़्ज़म अंदाज में, एक मरबूत अंदाज में, तो वो उसका सम टोटल एक अच्छा ही रिजल्ट आएगा। दुनिया में जिन भी कौमों ने तरक्की की है वो कोई मनुसलवा आसमानों से नहीं उतरा। वहां यही है कि अपने ऊपर एतमाद करते हुए, खुद एतमादी के साथ एक मंजिल का तयन करते हुए और सही सिमत में अगर आप चल पड़े, और जिस तरह हमारे कायदे आजम ने फरमाया था काम काम और काम, और उसके साथ जहानत का इस्तेमाल, इंटेलिजेंट एप्लीकेशन ऑफ माइंड और गुड सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड फेथ इन द क्रिएटर, अल्लाह ताला ने जो जिसने हमें पैदा किया है कि वो हमारी मेहनत का नतीजा हमें रिवार्ड देगा, उस फेथ के साथ हम वी शुड हैव फेथ इन आवरसेल्फ, अपने आप में इत्मीनान रखें, और फेथ इन आवर डेस्टिनी, अपनी मंजिल की तरफ हमने आगे बढ़ना है। इसी मौजू पर हमारे पास बेहतरीन एक पैनल मौजूद है। हम उनको आज आपसे तारुफ कराते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एजुकेशनिस्ट जनाब मोहम्मद अब्दुल नईम खान साहब। आपको हम वेलकम करते हैं। आप स्क्वाड्रन लीडर भी रहे हैं एयरफोर्स में, एजुकेशन ब्रांच में, और प्रिंसिपल अलीगढ़ के भी हैं जो इनका एक बड़ा प्राइम प्रोजेक्ट था, और डीपीएस बड़ा एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है उसके भी प्रिंसिपल रहे हैं। आपको हम खुशामदीद कहते हैं जनाब। थैंक यू वेरी मच। और दूसरे हमारे मेहमान वो भी बड़े प्रेस्टिजियस, उनके बड़े परफॉर्मेंस रही है हर लिहाज से, सोशल वर्क में और पॉलिटिक्स में भी एक बड़ी म्याना रवि इख्तियार की, लेकिन अपना एक नुक्ता नजर रखते हैं और बड़े अच्छे अंदाज में पेश करते हैं। मेरी मुराद है जो अंसारी ट्राइब के, अंसारी के एक चीफ भी हैं, पाकिस्तान राइटर्स एसोसिएशन के भी सरबराह हैं, जिसमें बड़े बड़े कॉलमिस्ट और एडिटर्स शामिल हैं, जनाब जुबैर अहमद अंसारी साहब। आपको हम वेलकम करते हैं। जी जुबैर साहब, 7-7.5-8 दहाइयाँ होने वाली हैं और यौम आज़ादी तो हम बड़े जोशो खरोश से मना लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ हिकअप्स भी हैं हमारे। हम कुछ महसूस करते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल एक प्रिविलेज क्लास हैं, शराफिया कह लें, कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल महरूमियत जिनकी बढ़ती जा रही है। ये मेरे ख्याल है कि इस्लामी मुआशरे का भी तस्वर जो है उसकी नफी है, और जिस मकसद के लिए पाकिस्तान वजूद में आया, और कायद खास तौर पे आपने देखा होगा उनकी आजकल कुछ सोशल मीडिया फिर रिवाइव हुई हैं चीजें कि जब लुटे फूटे काफिले पाकिस्तान तशरीफ आए लोग, और किस तरह कत्ल किताल, किस तरह शहादतें हुई उनकी। आप क्या समझ रहे हैं कि अब हम किसी ट्रैक पे लग गए हैं, किसी अच्छे आगे मंजिल की तरफ हम गामजन हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया साहब भाई कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए बुलाया है, और बड़ा अहम नुक्ता है और बड़ा गौर तलब ये जो टॉपिक है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को बने बेशक 7 दहाइयों से ज़्यादा हो गए, लेकिन जो कायद का विजन था वो उससे हम अभी भी काफ़ी दूर हैं। और बहुत सी हुकूमतें आईं, बहुत सी हुकूमतें चली गईं, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए था उस तरह से हम उसमें कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। हमारी यूथ भी है, हमारे पास बहुत इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, लेकिन गाइडलाइन में जो मामला जो है ना, हमारे यहाँ जो सहूलियात देनी चाहिए हुकूमतों को और जो दूसरे मामला है वो बड़ा कमज़ोर है। सिर्फ आप अमेरिका में देखें, 50,000 पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो है वो अमेरिका में काम कर रहे हैं जी। तो ये जो अगर आपने, और उन्होंने अपना लोहा मनवाया, और आप देखिए ना, आप किसी डॉक्टर को बुलाते हैं, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बनाते हैं, वो डॉक्टर अपना सब कुछ कुर्बान करके करोड़ों रुपए की सैलरी को छोड़कर पाकिस्तान की खिदमत के लिए यहाँ पे आता है। तो आपको पीकेएलआई का तो नहीं वाला? बिल्कुल, मैं वही उनको मैं मिला हूँ डॉक्टर सईद अख्तर सर, देखिए कितना बड़ा वो तो लोग कहते हैं कि जॉन हॉपकिंस की एक पूरी वो पूरा इंसाइक्लोपीडिया जनाब, और वो एक जज्बा उबुल वतनी लेके पाकिस्तान तशरीफ लेके आते हैं, और फिर जिस तरह से हम लोगों ने उनके साथ सलूक किया
तो मैं समझता हूँ ये कंडेम करना चाहिए। इस तरह से जो लोग हमारे पाकिस्तानी हर फील्ड में दुनिया में अपना लोहा बनाया है और वो तमाम पाकिस्तान के लिए कारहाय नुमाया सर अंजाम देने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो पेचीदगियां हैं उनको जो है हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें उन्हें बहुत इस पे गौर करना चाहिए। अगर इस तरह ही मामला रहे तो इस तरह ही हम दुनिया के आगे भिखारी बने रहेंगे, हम IMF के घुटनों में बैठे रहेंगे, हाथ जोड़ के उनसे मांगते रहेंगे। अगर अपनी स्किल्स को बरूए कार लाएं, अपने वो नौजवान, अपने हमारे वो दोस्त जो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, तो उनको अगर यूटिलाइज किया जाए सही अंदाज में, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किल काम नहीं आगे बढ़ना। बिल्कुल। अच्छा नईम खान साहब, जैसे इन्होंने पेचीदगियों की बात की, तो बाज लोग तो इसको पॉलिटिकल, जो हमारे यहाँ एक रिफ्ट्स रहती हैं, हमेशा नफरतों का एक अजीब किस्म का एक तूफान खड़ा कर दिया जाता है, तो कौम को वो कहते हैं कि डिवाइड सी हो गई है। मैं तो उसको डिवाइड कहते नहीं, मैं तो समझता हूँ ये नफरतों में हम चले गए हैं, मोर्चा बंद हो गए हैं, तो इसलिए हम अपनी मंजिल से कुछ थोड़ा सा दूर हो गए हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि इसके लिए फिर अब क्या किया जाए, यानी हाउ टू कंट्रोल फायर फाइटिंग? कोई नहीं करने को तैयार। जनाब शुक्रिया साहब। एक बात मैं अर्ज करूं, जब हमने स्टार्ट किया और बात शुरू हुई कि पाकिस्तान जब बना 1947 में जी, और अब जब हम तकाबुल करते हैं आज के दौर का, बहुत से लोग आपको ये कहते नजर आएंगे कि जनाब फलां तबका मुल्क का लूट के खा गया इस मुल्क को। हाँ, ये तो कहते हैं, बड़ा कॉमन है, हम सभी वो और इस पर हम तस्लीम करते हैं इस बात। हम थोड़ा सा गौर कर लें कि हम पहले क्या थे और आज क्या है, फिर हमें पता चलेगा कि हम वाकई सब कुछ लुट गया या बहुत कुछ है। जब पाकिस्तान बना है, हमारे पास पूरे मुल्क में एक यूनिवर्सिटी होती थी, टोटल वन, पंजाब यूनिवर्सिटी, वो भी आधी उसके कुछ कैंपसेस अमृतसर में रह गए थे। भावलपुर की भी नहीं थी, कोई यूनिवर्सिटी नहीं। कराची यूनिवर्सिटी भी बाद में बनी। बाद में इस वक्त पाकिस्तान में 200 के करीब यूनिवर्सिटियां काम कर रही हैं। आपके लिए शायद ये बात दिलचस्पी की हो कि टोटल कॉलेजेस पाकिस्तान में जब पाकिस्तान बना है तो उस वक्त 42 थे, 42। आज मेरा ग्रेजुएशन नहीं, ग्रेजुएशन प्लस ये जो इंटर कॉलेज होते हैं। अच्छा। उस जमाने में इंटर कॉलेज भी कॉलेज कहलाता था। ठीक है। आज इंटर कॉलेज हायर सेकेंडरी स्कूल कहलाता है। हायर सेकेंडरी स्कूल आपके हर बड़े कस्बे में आ जाए। यानी उस वक्त जो 42 थे इंटर कॉलेजेस और कुछ ग्रेजुएट कॉलेजेस मिला के, अच्छा, मिला के कॉलेजेस कहलाते थे, और टोटल 42 इनकी तादाद थी पूरे मुल्क में। जी, पूरे मुल्क में। जो आज पाकिस्तान है इसमें टोटल 42 थे, और आज मेरे ख्याल 150 कॉलेज इस तरह का लाहौर में है। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि तो ये तो एक तरक्की का सफर है। जी बिल्कुल। फिर यही नहीं, यानी मायूसी का सफर तो नहीं है। एब्सोल्युटली। मैं आपको एक और चीज बताऊं, टोटल जो उस वक्त हमारा रोड नेटवर्क था जब पाकिस्तान बना, तो वो 22,000 किलोमीटर की रोड्स थी, और उस वक्त जो इंटरसिटी रोड्स थी बाज छोटे शहरों के दरमियान, वो सोलिंग रोड्स हुआ करती थी। हाँ, मैंने खुद ट्रेवल किया, और बाज औकात तो आप अगर कार चला रहे थे तो आप पटड़ी से नीचे नहीं, बिल्कुल आप मेन रोड से नीचे नहीं जा सकते। जी बिल्कुल, कई ऐसे भी इलाके थे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप देखिए कि 22,000 किलोमीटर से सफर शुरू हुआ हमारा, इस वक्त हमारे पास 2,60,000 किलोमीटर से जायद सड़कें हैं। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, फिर आप देखिए मेडिकल कॉलेजेस टोटल 2 थे। आज कौन सा बड़ा शहर है जहां मेडिकल कॉलेज नहीं है? ठीक है। अच्छा, फिर आप देखिए हमारे पास टोटल 2 सीमेंट फैक्ट्रियां थी, आज आप देखिए कितनी है। फिर आप ये देखिए कि उस वक्त हमारा रोड नेटवर्क, हमारा टोटल जो इंडस्ट्रियल बेस थी वो क्या थी? 0। आज छोटी से छोटी चीज से लेके जहाज तक आप खुद बना रहे हैं। आई कंसिडर पाकिस्तान एज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रेस। माशाल्लाह। और मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूं जी। हमें ये कौम के नाम ये पैगाम है जी, ये सुने, ये फिक्र की बेस पे बात हो रही है, ये को क्या सराय नहीं हो रही। जी बिल्कुल। आप देखिए हम उस वक्त यहाँ थे, आज हम यहाँ हैं। हम ये कह सकते हैं हमें यहाँ होना चाहिए, तब नहीं हो सके, लेकिन हमने बहुत तरक्की की है। फिर एक और चीज आप देखिए, जिस इलाके में हम आज हैं, ये इस पूरे सब कॉन्टिनेंट का एक नेग्लेक्टेड एरिया था। सही बात। आपके पास कुछ भी नहीं था, आपके पास बेस ही नहीं थी कुछ किसी चीजों की, आपने वो सारी ग्रो की है। फिर एक और आगे आइए, क्या जिस वक्त पाकिस्तान बना है हमारे पास कोई डैम्स थे? आज आप देखिए डैम्स हैं, हमारा रोड नेटवर्क है, हमारा कैनाल्स का नेटवर्क है, पूरे पाकिस्तान में है। और तो कहते हैं दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ऐसे ही है इरिगेशन नेटवर्क है। एक दिन में नहीं हो गया। कुछ हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आप दुनिया के कितने मुल्क हैं जो काउंट करें जो कि 30-30, 40-40 साल तक किसी वॉर का शिकार रहे हों। पाकिस्तान तो अफगानिस्तान की वजह से 40 साल तक वॉर का शिकार रहा है, उसके साथ आपकी जंग हो रही है। फिर एक और चीज आप देखिए कि जब भी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को जरूरत पड़ती है रूस के साथ या अफगानिस्तान में कुछ करने की, तो वो हमारी तरफ लगाते हैं, उसका नजला हमारे ऊपर गिरता है। वो कहते हैं कि ट्विन टावर्स गिरे अमेरिका में थे,
लेकिन उसका मलबा हमारे ऊपर मलबा गिरा। हमारे ऊपर। तो ये सारी चीजों के बावजूद आज पाकिस्तान अपने आप को बहुत से लेवल पर मनवा रहा है। बहुत सी चीजें हैं जो हम नहीं कर पाए। मुझे अगर आप इजाजत दें हाँ तो जी। 2 चीजें मैं अर्ज करूंगा। हर मुल्क के मसाइल होते हैं, पाकिस्तान के भी बहुत से मसाइल हैं, जी। इंशाल्लाह वक्त के साथ हल होंगे। लेकिन हमारी 2 चीजें हैं जिसे मैं कहता हूं कि क्राइसिस है। वन इज एनर्जी क्राइसिस, ठीक है। ये एक रियल क्राइसिस है। आपको सारा पेट्रोल, तेल, गैस ये सब बाहर से खरीदना है, उसके बदले आपको डॉलर देने हैं। डॉलर आपके पास है नहीं। एक क्राइसिस आपका ये है, और दूसरा साहब जो असल क्राइसिस है वो है मोरालिटी क्राइसिस। हाँ, हमें मोरालिटी क्राइसिस पे काबू पाना है। असल मसला इस पे हमारा अगर ये हम अंसारी साहब से लें क्यों नहीं, मोरालिटी क्राइसिस की क्या वजह है? और ये जो डॉलर का क्राइसिस है, आप तो ट्रेडर्स विंग के भी सेक्रेटरी जनरल हैं, ये कैसे मीट होगा? साहब गुजारिश है, बड़ी अच्छी बातें की मेरे भाई ने और बड़ा हौसला मिला उनकी बातें सुन के। एजुकेशनिस्ट हैं और इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज होती हैं उन पे भी गौर बहुत जरूरी है, ताकि कोई रास्ता निकाला जी जाए। रास्ता निकाला आइंदा जाए। के लिए। हमारे साथ जो ममालिक आजाद हुए, आप सिंगापुर को देखें, आप चाइना को देखें, वो लोग कहाँ से कहाँ चले गए। बिलाशुबा हमने सड़कें बना ली, हमने डैम बना लिए, हम एटमी ताकत बन रहे, लेकिन जो आवाम की सूरत हाल है हम उनमें तब्दीली नहीं लेके आ सके। अच्छा, मैं मात्र चाह रहा हूँ कदा गुलामी की, मैं अभी चाइना से आया हूँ रिसेंटली। उनका बीजिंग के अलावा हम शेंजन सिटी गए, वहां पे ये हुआवे इलेक्ट्रिक कार्स का BYD की कंपनी है जो अमेरिका की टेस्ला को क्रॉस कर गई है, क्रॉस कर गई उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बेशक। प्रोडक्शन और सेल में। और हम हैरान हुए कि वो पता चला, हमारे एम्बेसडर भी वहां मौजूद थे, कि उस एक सिटी, वो गांव था वो सिटी बन गई और वो इंडस्ट्रियल सिटी बनी। उसका अकेले का जो GDP है GDP वो यहाँ के कई मुल्कों से बशमूल पाकिस्तान से ज्यादा है। अकेले उस एक सिटी का। जनाब, असल में प्रॉब्लम जो है बेसिक वो क्या है कि हम एक तो दीन से दूर हो गए, दूसरा हमारे अंदर उन कौमों वाली हरकतें आ गई जो कौमों के नामो निशान मिट गए। सपोज करें हम लोगों ने अपने कारोबार की शुरुआत दोपहर 2 बजे से करनी, हम लोग सुबह अपने बिजनेस पे नहीं जाते हैं, पूरी दुनिया 5 बजे बिजनेस बंद कर देती है और हम सुबह 4 बजे बिजनेस बंद कर रहे हैं। आप लिबर्टी मार्केट को देख लें कि यहाँ पे 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे कारोबार शुरू होता है। एक अल्लाह ताला से भी जान है ना, आप सुबह सुबह उठें, नमाज पढ़ें, अपने कारोबार के लिए जाएं और शाम को 5 बजे वापस आए। एनर्जी क्राइसिस पे भी बहुत कंट्रोल हो सकता है। हाँ। जो मिनहासिल कौम बीइंग अ ट्रेडर हम कर रहे हैं, वो भी अपने मुल्क के साथ और अपने साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। तो हमारी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको बिलाशुबा हमें उनको जब तक वो दुरुस्त नहीं कर पाएंगे, हम दुनिया की जो दौड़ लगी हुई आगे चलने की और अपने ममालिक को आगे लेके जाने, हम उनसे बहुत पीछे आ जाएंगे। अफगानिस्तान की करेंसी देखें, हमारी करेंसी कहाँ थी, अफगानिस्तान की कहाँ थी। अफगानिस्तान में क्या हमारी जंग जो आज भाई ने बताई हमने लड़ी है, बिलाशुबा जरब अज़्ब भी लड़ी है, जरब मोमिन भी लड़ी है, लेकिन क्या रद्दुल फसाद लड़ी। लेकिन कभी फसाद अफगानिस्तान भी कह देता। आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन जो अफगानिस्तान जो डायरेक्ट शिकार रहा और कई दहाइयों से शिकार रहा, आज उसका आप GDP चेक करें, आज कोई करेंसी चेक करें। हम लेकिन उनको तो अमेरिका ने भी बड़े डॉलर दिए, इधर से भी समग्र हो गए, सारा डॉलर उधर ही जा रहे हैं। देखिए कुछ भी हो, मैं किसने डॉलर दिए किसने नहीं, मैं ये देखता हूं कि वो कौम आगे जा रही है या नहीं। हम कहते थे उनको पता ही कुछ नहीं है, उनमें एजुकेशन का जो है पता नहीं है, उन्हें पढ़ी लिखी कौम नहीं है, फलाने बहुत सारे बला बला हमने बहुत सारी चीजें उनमें से निकाली कि इन्हें पता ही कुछ नहीं है। भाई पता नहीं, तो जो उनमें पढ़े लिखे हैं सर, ऐसे पढ़े कुछ लिखे अफगान इंटेलेक्चुअल डॉक्टर से मिला। एक मरतबा में मेरे साथ टोलू न्यूज के ब्यूरो चीफ थे, अफगान थे, 3 हम बार के विजिट पे गए अब्रॉड, तो अच्छे खासे वो लोग हैं। आज उनके उन्होंने एम्बेसडर से भी मैं मिलता रहा। आज उन्होंने अपने मुल्क के लिए जो वो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, देखे ना हम तीतर रहे ना हम बटेर रहे हैं। हाँ, ना हम दीन को पकड़ सके, इशू हमारा ये ना दुनिया को पकड़ सके। हम एक वक्त में कई कश्तियों में सवार हैं और अपनी मंजिल से दूर हैं। विजन देखे ना, विजन देने वाला हो ना, एक हमारा लीडर है, हमें वो विजन दे रहा है। वो कौन देगा हमें भैया? सर देखिए, पहला विजन तो माँ देती है और बाप देते हैं, जिन्होंने घर में अपने बच्चे की तरबियत करनी है। मुझे याद है, बहुत पुरानी बात है कि मैंने क्रिकेट का शौक था, तो मैं जॉगर्स मैंने पहने, तो मेरे अब्बा ने देखे जॉगर्स पहने, अब्बा ने मुझे एक चपत लगा दी, जनाब ये तुमने कहां से लेके आए? हालांकि माँ ने लेके दिए थे। आज बेटा कोठी बनाता है तो माँ बाप पूछते नहीं है पैसा कहां से है। हम आप तो मुझसे बहुत छोटे हैं, हमें याद है कि कभी 100 का नोट बहुत बड़ी चीज होता था। अगर कभी देख लिया माँ ने, अल्लाह उनकी बख्शिश करे, तो वो उन्होंने कहना ये 100 का नोट तुम्हारे पास कहां? सर मिनहासिल कौम बहुत सी माँ की वाकई तरबियत है, तरबियत तो वहां शुरू होगी ना। हमारे तो घर कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, मैं कहता हूं ऑस्टेरिटी आल्सो बिगिंस एट होम। 100% ये है।
कि जब तक प्योरिटी बिगिंस एट होम, मेरा ख्याल है। क्यों जी? बिल्कुल ठीक। अब्दुल जी हाँ, बिल्कुल। जनाब खान साहब, आपका कोई इसमें? आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, और जी। उससे पहले जो अंसारी साहब ने पॉइंट आउट किया बिल्कुल दुरुस्त था कि हमारी कौम जो है इस वक्त वो डिवाइडेड है बहुत सी चीजों में। यानी कमी कोई नहीं जी, ये यकीनन आप बहुत देखिए, अच्छी बात है, आपके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। जी बिल्कुल, आपके पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत बड़ी यूथ है, उसकी यूटिलाइजेशन प्रॉपर जरूरी है। हाँ, जो अच्छी बात है कि आपके पास बेपनाह कुदरती रिसोर्सेज मौजूद हैं। बहुत मौजूद अच्छा, आपके पास इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है, अनफॉर्चुनेटली उस ह्यूमन रिसोर्स का हमें यूटिलाइजेशन नहीं हो रही। 25 करोड़ के करीब हमारे इस वक्त हो चुकी है आबादी। हाँ। अच्छा, हमने कहां से शुरू किया था? 3.5 करोड़ से। 3.5 करोड़ से हम 25 करोड़ पे पहुंच चुके हैं। हमें यकीनन इसको कंट्रोल भी करना है, लेकिन हमारे रिसोर्सेज उसके बराबर नहीं है। यूटिलाइज करना है प्रॉपर। अब हमें जो इन्होंने पॉइंट आउट किया अंसारी साहब ने, वो बिल्कुल दुरुस्त था कि हमें कौम बनने की जरूरत है। हमने एक जमाने में तहरीक पाकिस्तान चलाई, और तहरीक पाकिस्तान कामयाबी से हम और एक कौम बन के दिखाया दुनिया। क्यों ना हम तहरीक पाकिस्तानी भी चलाएं हाँ। और हम पाकिस्तानी बन जाएं। देखिए, हमारे जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं ना, नहीं, वो हम वक्ती एहसास होते हैं। कमतरी का तो नहीं खासा शिकार, हम एहसास बर्तरी का भी शिकार है, खासा मेरा ख्याल है। और जब हम आसपास के नहीं, मुल्कों बस के- हमारे नफ्सियात तो कहते हैं ना, जो एहसास से बर्तरी होता है वो दरअसल एहसास से कमतरी होता है। उसको ओवरकम करने के लिए आप हाँ, एहसास से- तो हमें बाज औकात खामखा एहसास से खामखा गए। खामखा। और उसमें मैं मुझे आपको तो नहीं बताऊं, कुछ समझ आई उसमें क्यों। एक बहुत बड़ा रोल आपके व्हाट्सएप का है। व्हाट्सएप पे आपके पास ऐसे ऐसे अजीबोगरीब स्टैटिस्टिक्स और नमूने आते हैं। मैं अभी कुछ अर्से पहले जी हज पे गया, तो हज पे जाने से पहले सोशल मीडिया पूरा ही। सोशल मीडिया हाँ, बिल्कुल, जी, जी। आप वो वही कह लीजिए, मुराद आप वही ट्विटर आ- कह लीजिए, आप फेसबुक कह लीजिए। अब वहां पे एक चली के जनाब पाकिस्तान में हज बहुत महंगा है और इंडिया का बहुत सस्ता है। अच्छा जी, बांग्लादेश का बहुत सस्ता है। वहां जब उनके हाजियों से हम मिले तो पता चला कि हमारा उनसे निस्बतन कम है अच्छा जी। और प्लस ये, अच्छा, हमारा उनसे कम है अखराजात, अखराजात हमारे कम थे, लेकिन ये एक फैसिलिटीज ज्यादा थी। गलत उलाम तस्वर फैला दिया गया कि महंगा है। एब्सोल्युटली, सियासी पॉइंट स्कोरिंग है ना जी, पॉइंट स्कोरिंग भी बीच में। फिर एक और चीज आपने देखी होगी कि हमारा जो आज था उसमें हाजियों के लिए खाना उस पैकेज का हिस्सा था। अच्छा, बाकी उन ममालिक के लिए नहीं था। वो बेचारे अपने या तो खुद पका रहे होते थे या होटलों में फिर रहे होते थे। तो अर्ज ये है कि बहुत सारी चीजें हमारी ये गलत फहमियां हैं जिनको दूर करने की जरूरत है। और इस वक्त जो नौजवानों की हालत है, जो खामखा आपस में पॉलिटिकल रिफ्ट्स की वजह से उन्होंने आपस में दूरियां पैदा की हुई हैं, उनको ये बताने की जरूरत है कि ये वक्ती हुआ करते हैं। पॉलिटिकल सिचुएशन और पॉलिटिकल पोजीशन वक्ती होती है, जबकि हमारी नफरतें और मोहब्बतें बड़ी दूर तक चलती हैं। बिल्कुल, तो इसलिए वो तो पायदार चीज है। एब्सोल्युटली, मोहब्बत और अमन से पायदार तो कोई चीज ही नहीं है। तो हमें उस तरफ जाना है जो पायदार हो। अच्छा अंसारी साहब, ये ज्यादातर सोशल मीडिया का जो बम्बार्डमेंट हुई है ये मनफी अंदाज में, ये कासिम के अब्बा के सुना है गिरदो पेश बहुत ज्यादा ऐसे लोग थे जो अब भी मुतहरक हैं उसी तरह। सबसे अहम नुकता ये है, नहीं, उनका कोई ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी थी ये? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही था कि जब आप सियासत में आते हैं और सियासत को गंदा करने की ऐसा फैक्ट है ये? 100% ऐसा ही है कि हमने जब सियासत पहले देखी थी और मोची दरवाजा में जलसे हुआ करते थे, एक दूसरे पे बिलाशुबा बहुत आन भी लगाते थे, लेकिन जो करैक्टर असैसिनेशन इस दौर में हुए और जो इंसानों की, देखे ना, एक जज हुआ, उसकी वीडियो लीक हुई और फिर ये हुआ वो हुआ, क्या वो किसी इंसान की अगर आप कोई गलत वीडियो बना के आप पोस्ट कर देंगे तो उसकी जो अंदर का इनर है क्या वो जिंदा रहेगा? दूसरा बड़ा अहम नुकता एक और है कि एजुकेशन के जो मामला नहीं, जो बनाने वाला उसका भी तो अंदर खराब है सर। देखें, वो जो बना रहा है, मैं कह रहा हूँ वो भी तो मोरालिटी, ओरिजिनल की बात, मैं मैं ओरिजिनल की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, जो फेक बना के कर रहे हैं, हाँ, फेक, वो जुल्म, वो इंतहा कुछ हो रहे हैं। अच्छा, एक बड़ा अहम भाई ने बात की है एजुकेशन के हवाले से कि हमारे पहले इतने कॉलेज थे, अब इतने ज्यादा कॉलेज हो गए। क्या म्यारे तालीम यकसा है? एक बच्चा किसी इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहा है, उसका बाप जो है वो 1 लाख रुपए महीना दे रहा है, और एक बच्चा कारपोरेशन के स्कूल में पढ़ रहा है और उसको 10 रुपए उसकी फीस है। वो दोनों बच्चे क्या कभी जिंदगी की दौड़ में एक जैसे दौड़ सकते हैं? हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया जो है ना वो ये है, आप यूनिवर्सिटियां बनाएं। जुबैर साहब, इस वक्त ब्रेक का कहा जा रहा है, तो नाजरीन अब हम जाएंगे ब्रेक पर। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ये नईम खान साहब, ये बात अभी की जैसे भाई ने सोशल मीडिया पे, लेकिन मैं भी इस चीज का काल रहा 6-7 दहाइयां तो मैंने भी
इस मुल्क के साथ साथ ही बैन बैन गुजार ली, लेकिन एक उसमें उम्मीद का पहलू हमेशा मुझे दिखाई दिया कि कौम में, जिसको हम अंग्रेजी में रेजिलियंस कहते हैं, वो वाकई मौजूद है। और जैसे बाहर के ममालिक में कभी जाएं तो कोई जो स्ट्रेटेजिक प्लानर्स होते हैं, स्ट्रेटेजिस्ट, वो बाकायदा ही इस बात का इतराफ करते हैं कि आपकी कौम के अंदर, आपकी पॉपुलेस के अंदर एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है कि ये ब्रेनी भी हैं, जहीन हैं, इनमें पोटेंशियल है ग्रोथ का बहुत। और जिस तरह भी मेरे भाई ने, जुबैर साहब ने बताया कि 50,000 या गालिबन आपने बताया कि डॉक्टर्स हमारे अमेरिका में हैं और वो बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं बाहर के ममालिक में। तो इसलिए मैं समझता हूं कि हमें, आपने तो पहले ही हमें पॉजिटिव चीजें बहुत सी बताई, अब आगे मजीद कैसे इकदाम किए जाएं, हु शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। क्या सिर्फ ये पॉलिटिशियन का काम है कि हम हर वक्त एक निजात दहंदा की तलाश में रहेंगे? क्या आप सेक्टर लीडर नहीं है? क्या आप सेक्टर लीडर नहीं है? आपने अपनी अपनी जगह काम किया है, तो उसका भी तो रिजल्ट जाके सम टोटल मुल्क की इज्तमाई बेहतरी में शामिल हो जाएगा। तो हमें हर वक्त एक निजात दहंदा की तलाश रहती है जनाब। जी सैफ साहब, इसके लिए अर्ज ये है कि हमें पहला जो काम करना होगा ना, वो तो रोने धोने से निकलना होगा। ये जो हम हर वक्त अगर हो भी गया कुछ जी, उसको पीछे छोड़ दें। एब्सोल्युटली, मातम कहाँ नहीं होता और अफसोसनाक सूरत हाल कहाँ पैदा नहीं होती, हो गई, अब आप निकलें, आगे चलें, उसको रोते पीटते ना रहें। ठीक है। हम किसी जमाने में बड़े अजीम कौम होते थे, अब नहीं रहे, अब हम उसको रोएंगे पीटेंगे नहीं। और कोई अल्लाह का हुक्म तो नहीं है, हुक्म इतना ही तो नहीं आ रहा। एब्सोल्युटली, ये आगे नहीं आप अजीम हो सकते। एब्सोल्युटली। अब दूसरी बात मैं ये अर्ज करूं कि जो आपने यूथ की बात की, मैं चूंकि यूथ से डायरेक्ट डील करते रहे, डायरेक्ट लिंक कर रहा हूं, और आजकल मुझे तो ऑल ओवर पाकिस्तान जाना होता है और डायरेक्ट यूथ से लिंक करता हूं। आप यकीन मानिए कि पाकिस्तान के तमाम हिस्सों में ठीक है, जो इंटेलिजेंस लेवल है, लोगों के अंदर आगे बढ़ने की उमंग है, वो सब जगह यकसा है। हाँ, और बच्चे हमारे कोई खून जहन और गब्बी नहीं है, वो शाइन बात है जी बिल्कुल। और बाज़ अगर आप तकाबली जायजा लें बाकी कौमों के नौजवानों से, तो यहाँ का नौजवान माशाल्लाह जी कमतर बड़ा बाहिम्मत, कमतर नहीं होगा। हाँ। अगर हम ये ना कह सकें कि जी क्योंकि ऐसी हमारी कोई स्टडी नहीं है। आप जैसे यूके जाते रहते हैं, मैंने कहा यूके में आपका नौजवान इतना ज्यादा नहीं पढ़ता। नहीं, सवाल जितना आपका यहाँ का बच्चा 60% 70% के यूके के नौजवान है, हमारे बच्चे 90% जी। आप उसमें बस नौजवानों को एक बात कहने की जरूरत है, खासतौर पे वो जो तालिब इल्म है, कि वो तालीम महज मार्क्स लेने के लिए हासिल ना करें, इल्म को इल्म के तौर पर लें। क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम एक पैदा हुई है, जो बहुत बड़ा इनेतात इसके अंदर आ गया थोड़ा बहुत, ये बल्कि तालीम का जैसे जिक्र कर रहे थे अंसारी साहब, जो बुरी हालत हुई, उसकी वजह यह है कि हमारी दौड़ लग गई। हमारी दौड़ है कि हमने मार्क्स ज्यादा लेने, इल्म को छोड़ के मार्क्स के ऊपर। मार्क्स खुद ब खुद आएंगे, इल्म की और ये ए लेवल, ओ लेवल, कैम्ब्रिज, ये वो 1 लाख की जैसे ये बात करें, फीस है, किसी की 10 रुपए फीस है। मैं आपसे अर्ज इससे कोई तबकाती तो नहीं वो आ जाती है जी, है तो कमतरी अगर वो भी पैदा हो जाता है तो सही, ये तो फैक्ट है, लेकिन हमें इसको दूर करने की जरूरत है। एक छोटा तबका है जिसके ज्यादा प्रिविलेज है और एक बहुत बड़ा तबका है जो अंडर प्रिविलेज है। तो हम यकीनन ये तो नहीं कर सकते कि वो जो कॉन्सेप्ट था कि जी जो जिसके पास ज्यादा है उससे छीन लो तो सब बराबर हो जाए, वो कॉन्सेप्ट तो नहीं है। लेकिन जो नीचे वाले हैं उनको ज्यादा बेहतर करने की, उनमें शऊर देने की और आगे बढ़ने की उमंग देने की जरूरत है। अच्छा, सिंगल करिकुलम की जो बात की गई थी वो जस्टिफाइड है जी? मोर और लेस बाहर के मुल्कों में ऐसा ही है। मोर और लेस पाकिस्तान में सिंगल करिकुलम ही है, अब हो गया। अच्छा, सिंगल करिकुलम का ये मतलब नहीं होता कि आप जो किताब पढ़ाएंगे हर जगह वही किताब पढ़ाई जा रही हो। करिकुलम की हेल्प से, करिकुलम की बुनियाद पे हम टेक्स्ट बनाते हैं। और मिसाल के तौर पे आप किसी को रियाजी पढ़ा रहे हैं जी, तो रियाजी की कई कुतुब जी बिल्कुल ऐसे ही होगा, मार्केट में अवेलेबल है। हमने ये देखना होगा कि एक बच्चा जिसकी उम्र 5 से लेके 10 साल, 10 से 15 साल या 15 से आगे, उनका जो लेवल होगा वो उसी लेवल के मुताबिक उसकी किताबें बनेंगी और वो उनको पढ़ाया जाएगा। तो बाकी जो टेक्स्ट बुक एक अलग शोबा है, करिकुलम एक डिफरेंट चीज है, ठीक है, उसकी बेस पे वो टेक्स्ट बनता है और बुक्स बनती है। अच्छा अंसारी साहब, हम प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे कि कैम्ब्रिज के जो रिजल्ट्स आए हैं, नताइज, वो मैंने भी देखा है कि बच्चे काफी कुछ थोड़ा मायूसी का भी इजहार कर रहे हैं, कोई रीचेकिंग की बात कर रहा है, कोई रीअपियर की बात कर रहा है। इसमें हुआ क्या बुनियादी क्या आपने कोई आइडेंटिफाई किया? जी, सुबह से बहुत टेलीफोन कॉल्स मुझे आ रही थी इस सिलसिले में
और मैंने फिर इस पे काम किया। मरियम नवाज को कहा, उन्होंने भी अच्छा। ट्वीट किया इसके ऊपर। मुबशर से भी मेरी बात हुई, मुबशर रहमान से भी बात हुई, मुजीब रहमान ठीक है। शामी से ही मेरी बात हुई इस सिलसिले में। तो तो बच्चों ये का थोड़ा मरियम नवाज साहबा अगर टेकअप करें तो जी बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने किया है अथॉरिटीज के जी साथ। बिल्कुल। तो असल सूरत ये है कि जो मुझे बच्चे किसी ने बताया थी कि वो सवाल कुछ ट्रिकी ज्यादा थे। नहीं सवालों का तो मसला कोई पहली ऐसा बात तो तो नहीं ये है था। कि 9 मई को जो वाकया हुआ था तो 3 पेपर तो वहां इन लोगों के जो हाँ है, कुछ तो रह गए वो रह गए थे। जी। अच्छा, अब जो तो बड़ा ये लाहौर में हुआ खास तौर जी पे। लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में ही तो बहुत से इलाकों में हुआ। हाँ। लेकिन जो सबसे बड़ा कराची में होते रहे थे पेपर। जो सबसे बड़ा नुक्ता है ना दरमियान में, वो ये आया कि सपोज करें एक बच्चा है जिसने ओ लेवल में स्ट्रेट स्टार लिए, जी। लेकिन उसको डी आ गया तो वो उसने छलांग लगा दी, सुसाइड उसने किया और वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। अरे मुझे भी कल एक बच्चे की वालदा का फोन आया जी ना, बिल्कुल, उसका उसकी डी आया वीडियो तो वगैरह बनाई और बहुत ये ज्यादा किया। घर में उनके हाँ, डिप्रेस डिप्रेशन हुए बच्चे, बच्चियों को ड्रिप्स लगी। तो बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए। ये एक जगह से नहीं, पहले मैं समझा कि जो बच्चा कह रहा है उसके ऐसे मामला हैं, लेकिन जब बहुत सारे ईमेल्स आई और बहुत सारे बच्चों के टेलीफोन आए और फिर मैं बच्चों को लेके गया अभी 4 बजे मैं मुबशर के पास बैठा हुआ था तो मुबशर रहमान ने बहुत अच्छी बातें बताई और वो उसको आगे लेके चल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हाँ वो थोड़ा लॉजिकल एनालिसिस कर जी बिल्कुल वो अगर बात होकर पहुंचाएं आगे। अच्छा, ये तो हो गई आज के। इसके लिए जो है हुकूमत वक्त को उन बच्चों के लिए काम करना चाहिए। इसका एक और पहलू भी है। ये मेरे साथ बैठे हैं बड़े समझदार इंसान हैं। सबसे बड़ा पहलू हमारा क्या है कि हमारा निसाब तालीम जो है वो अगर उर्दू में हो, हमारे बच्चे अगर इंजीनियर बनना चाहें तो उर्दू में बने, हमारे बच्चे अगर डॉक्टर बनना चाहें तो उर्दू में बने। जो चाइना में हुआ, चाइना ने दुनिया को फतह कर लिया, वहां पर अंग्रेजी में जाते हैं बिजनेस के लिए, जी जी वो चाइनीज बोलते हैं अपनी। उनको प्रेसिडेंट बैठे हैं, उनका चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, उनको कोई आर नहीं है कि जनाब वो इंग्लिश नहीं बोल रहे, उनका प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है या क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है। वो चाइनीज जबान में बोल रहे हैं, वो डॉक्टर भी चाइनीज जबान में है। अगर ये हम इस तरह करें कि भाई इंग्लिश जरूर पढ़ें, अंग्रेजी बुरी बात नहीं है, दुनिया की तालीम है, सीखनी चाहिए, लेकिन अगर हम अपनी मादरी जुबान में बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाएं तो हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है। क्योंकि जो बेसिक प्रॉब्लम है ना, वो एक मादरी जुबान में एक चीज सीखना है और एक दूसरी जुबान में सीखना है। तो मैं ये समझता हूं कि ये बेहतर बता सकते हैं मेरे भाई मेरे साथ बैठे हैं। तो अगर आप इसको अपने बच्चों को एक नई चीज इंट्रोड्यूस करवाएं कि हम जो बच्चे हैं हमारे अफोर्ड नहीं करते, कोई जरूरी तो नहीं कि पाकिस्तान से बाहर जाकर नौकरियां करनी। यही वजह है कि जब हम कैम्ब्रिज में पढ़ाते हैं, ए लेवल ओ लेवल्स कराते हैं, तो बच्चे पाकिस्तान से भागते हैं कि हम जाके दुनिया में काम करें। और अगर ये उर्दू में पढ़ के काम करेंगे तो ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत से बच्चे काम करेंगे। यानी उर्दू का पाकिस्तानियत से आप समझते हैं तल्लुक नहीं। ये नईम खान साहब, अंग्रेजी कोई तालीम में क्या मजायका है? यानी देखिए, किसी भी तालीम में, किसी भी जुबान की तालीम में मुजायका तो नहीं कोई है। मजायका नहीं। मिसाल के तौर पर अगर इंग्लैंड में इंग्लिश में तालीम दी जाए तो इसमें तो कोई मुजायका कोई नहीं है। मजायका। तो लेकिन अगर पाकिस्तान में अंग्रेजी में पढ़ ले, पाकिस्तान में अगर इब्तदाई तालीम उर्दू में या मकामी जुबानों में दी जाए तो बेहतर ये है किसी भी बच्चे के लिए कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल की जो जुबान है वो उससे बेहतर समझता है। अब हमारे यहाँ अमूमन कहते हैं जी देखें जी इंग्लैंड कितना तरक्की कर गया, वहां तो बच्चा बच्चा अंग्रेजी बोलता है। अगर हम तरक्की का मेयार अंग्रेजी बनाएंगे। अच्छा, ये उर्दू का आपने मुझे एक बात, आपने बड़े लाइट मूड में बात की, तो मैं, मेरे भाई हैं वो बहुत पढ़ते हैं, तो मैंने उनसे कहा यार अंग्रेजी का एक फिलॉसफी में लफ्ज होता है कॉज एंड इफेक्ट। ये आम मैट्रिक पास बच्चे को भी समझ आ जाता है कि हर चीज का, हर इफेक्ट की एक कॉज होती है, एक वजह होती है। मैं इसको उर्दू में कैसे बयान करेंगे? उन्होंने कहा जी इल्लत व मालूल। मैं कहा ये इतना मुश्किल है, तो ये तो जिसको उर्दू से शनासाई नहीं है वो तो ये इस तरह समझेगा ही नहीं, अंदाजा करने से। उसकी यानी हम इतना दूर हो गए हैं उर्दू जुबान से। साहब उसकी वजह ये है कि अब से कोई 150 साल पहले सब लोग फारसी बोलते थे। जी जी। और उनके लिए ये मुश्किल अल्फाज मुश्किल नहीं थे। देखे ना, मेटाफिजिक्स, माबाद, तबियात, रोज उनके सामने बड़ा मुश्किल किस्म के। हमने बाज यूं भी किया ना कि हम उर्दू से दूर तो हो गए ना, हमें इंग्लिश के अल्फाज ज्यादा आसान लगे समझने में। अगर हम उर्दू को समझ लेते तो हमें अल्फाज भी आसान लगते। फिर इसमें एक और भी है कि क्या टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में ही रहने दी जाए या उसको भी, जैसे कि मेडिसिन की है या इंजीनियरिंग की है, ज्योमेट्री है, या इस तरह के बहुत सारे ऐसी मैंने इस पे छोटी सी एक दफा स्टडी की। अच्छा। और उसका नतीजा ये निकला, मालूम ये हुआ कि जो बच्चा है उसको एक्सप्लेनेशन की प्रॉब्लम है। ठीक है, टर्मिनोलॉजी याद करने की प्रॉब्लम नहीं है। टर्मिनोलॉजी तो वो कर लेता है वो, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम आ रही होती है जो उसकी जुबान में नहीं होती। जैसे देखे ना मेडिसिन में ये जी आप एरिथ्रोमाइसिन फला, फिर वो जी उसका ये असर होता है, ये होता है। नहीं, उर्दू में आप एरिथ्रोमाइसिन। देखिए सर, मैंने आपको चाइना को कंपैरेटिवली आप देखें
कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब कहा था इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। जी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज पर आहता रखते हैं। उन्हें इल्म था कि चाइना बहुत आगे जाएगा। अच्छा, अब चाइना आगे गया क्यों? पुरानी कदीम तहजीब है। चाइना आगे क्यों गया? चाइना इसलिए आगे गया कि चाइना अपनी जबान में सारे काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ 80% स्टूडेंट जो है वो भाग जाते हैं, आगे मैट्रिक तक नहीं करते हैं, वो अंग्रेजी से इंग्लिश से। मैं बहुत करीब से जानता हूं बहुत से ऐसे लोगों को कि जो सिर्फ इस जबान की वजह से अगर वही ये उर्दू में काम हो रहा हो, डॉक्टर्स को पढ़ा रहे हैं, पंजाबी में बात करके समझाएं उन्हें। असल तो उनको नॉलेज देना है ना जी। एक डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, अब उसने अंग्रेजी में पढ़ा या उर्दू में पढ़ा, उसने अपने फन से आगे बढ़ेगा ना जी वो। तो मैं तो ये हमेशा से ये कहता हूं, और हुकूमत वक्त को भी कहता हूं, अपनी गवर्नमेंट को भी कहता हूं, और मैं जो इंटेलेक्चुअल्स बैठे हैं, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो एजुकेशनिस्ट हैं, मैं उनके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको आम करें, इस बात को आम करें, ताकि हमारे बच्चा, हर किस्म का बच्चा, देहात का बच्चा हो, उनके माँ बाप अगर पढ़े लिखे नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि जो जिनके घर में उर्दू आती है सबको आती है, पंजाबी आती है सबको आती है, लेकिन इंग्लिश कितनी फैमिलीज को आती है। और जिस बच्चे के घर में अंग्रेजी नहीं पढ़ी जाती, उसके लिए बेसिक प्रॉब्लम यह है कि उसको आगे बढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अच्छा, हम चूंकि यौम आजादी की भी बात करें तो लाइट मूड में भी बात हो जाए। हमारे एक बहुत बड़े पाकिस्तान के टेलीकास्ट एक्सपर्ट थे अफसार अब्दुल अली साहब, पीटीवी के पुराने बड़े शख्सियत थे, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। तो कहने लगे हमारे घर में एक मुलाजमा आती थी, वो पंजाबी थी और वो नस्तालीक उर्दू बोलने वाले थे। तो कहने लगे कि मेरी वालदा मरहुमा ने कहा कि भाई वो आपके मियाँ नहीं आए, वो भी उनके घर काम कर रहे। कहती उन्होंने कहा कि औंधे पे ने, उन्होंने कहा कि फटाफट घबरा गई कि औंधे पड़े हुए हैं, वो कहीं पे औंधे पड़े हुए हैं, गिर गए हैं कहीं। तो फटाफट मुलाजमे दूसरों को बुला के जाके उन्हें उठाएं, कहीं पे औंधे पड़े हुए हैं। तो ये जुबानों का बाज़ एक अपना एक हसीन इम्तजाज है। वैसे तो एक गुलदस्ता है अल्लाह ताला की जो तख्लीक है, सिविलाइजेशन जो है, मैं तो समझता हूँ कि ह्यूमन काइंड इज वन सिविलाइजेशन, लेकिन इसमें कई जंगें आ गई, कई नफरतें आई, इंसान ने सुपीरियरिटी रेस में सर कलम कर दिए लाखों की तादाद। सर मैं एक बात करना चाहता हूँ इस पर कि लोग कहते हैं हमने बहुत तरक्की की है। आज से 500 साल पहले लोग डाके मारते थे बैलगाड़ियों पे, जी हाँ, अब जहाजों में मार रहे हैं। इंसान आपने का पैगाम अच्छा दे दी। नहीं देखें, मर्डर क्या, पहले दिन हाबील और काबिल का जो मर्डर है, जी, तो जी। आज भी तो मर्डर हो रहे हैं। हाँ, बहैसियत इंसान हम कहाँ खड़े हैं, हमने तरक्की कहाँ से की है? हाँ, हमारे एटमॉस्फेयर ने, इर्द गिर्द के माहौल ने, हमारे यहाँ हमने तरक्की की है। लेकिन अब तो दौर पुरअमन बकाए बहमी का आ गया ना सर। आप जो भी कहें, क्या आजकल भी क्या नशे की हालत नहीं है? क्या आजकल भी लोग एक दूसरे को कत्ल नहीं कर रहे हैं? क्या आजकल भी, देखिए मैंने एक किताब उन्हें लिखी थी जो मेरी शैतान से मुलाकात उसमें हुई थी। हाँ, पहली मेरी जो बुक थी रमूज़े कुन फयकुन, तो मैंने डिटेल के साथ उसमें बताया कि जो इंसान आज से 1000 साल पहले नहीं पड़ा शैतान, कहीं आप साथ ही ना ले आए। इधर वो देखे नहीं, उसका एक सवाल मुझे आज भी परेशान करता है। अच्छा, वो छोटा सवाल उसने मुझसे किया, उसने कहा मुझे अंसारी साहब ये बताएं कि मेरा गुनाह क्या था? मैंने कहा तू शैतान है, तूने ये किया, तूने वो किया, तूने फलाना किया। उसने कहा जी क्या किया? अच्छा, मैं जानी हूं, मैं शराबी हूं, मैं बहनों का हक मार रहा हूं। क्या मैंने ज़ैनब मासूम का चेहरा मसक करके खेतों में फेंका था? तुम कर रहे हो। मैंने एक सजदा नहीं किया, अल्लाह ने कहा था तुम तो रोज कोई सजदे करते नहीं हो। मैं ठीक है, मैंने गुनाह किया, अपने गुनाहों को मुझसे जरा कंपेयर तो करो। मतलब कुछ ऐसी बातें थी जो दिल में मलाल तो पैदा हुआ होगा बहुत ज्यादा सर। हम नहीं, ये गलत डिबेट निकल जाएगी। 14 अगस्त में आ जाते। अच्छा, 14 अगस्त जब हम मनाते हैं जश्न आजादी, तो साथ साथ अब चूंकि कुछ महरूमियां भी लोगों में आ गई, महंगाई का जिन एक तूफान बना हुआ है। नहीं साहब, किसी पार्टी के पास जो लीड कर रही है हमें, उसके पास कोई ऐसा रोड मैप है आपको दिखाई दिया? अभी हाल ही में वैसे शहबाज साहब ने तो कुछ प्रोजेक्ट्स एकदम शुरू किए, पहले भी वो फास्ट ट्रैक पे लगाते रहे और काम किया। एक काम का मेरा ख्याल जज्बा कम है और नारेबाजी ज्यादा है, या जश्न मनाने का जज्बा ज्यादा है। काम मेरे ख्याल को शायद हम थोड़ा सा, इसमें तो कोई शक नहीं है, काम से हम भागते हैं। काम बहुत करना है जी, हमें बहुत आगे जाना है, बहुत काम लेकिन हमें इससे डरते क्यों है काम करने से? तो साहिल है ये, आपने देखा होगा लोग अमूमन कहते हैं जी मैं काम से नहीं घबराता। हाँ, काम से कोई नहीं घबराता, काम करने से घबराते हैं। अच्छा, असल में हमें कहना चाहिए मैं काम करने से नहीं घबराता। अच्छा, ये तो बड़ी उम्दा बात है। हमें एक्चुअली काम करना है, और कायदे आजम का तो हमने वो सुना ही है कि उन्होंने कहा ही है, हाँ, काम और काम। तो काम करेंगे तो कुछ होगा ना जी, बैठने से तो कुछ नहीं होगा, नारेबाजी से भी कुछ नहीं होना। एक बात अभी तय है,
सब पार्टियां आजमाई जा चुकी हैं, सब लोग भी आजमाए जा चुके हैं, नए उनमें पुराने ये- सारे। उनमें ये पता चला कि हर पार्टी में, हर शख्स में, हर बड़े लीडर में कोई ना कोई अच्छी खुसूसियात हैं हैं। और कुछ ना कुछ कमजोरियां हैं। ठीक इससे है। ये भी मालूम हुआ कि ये सब इंसान है, ना इनमें से कोई शैतान है ना कोई फरिश्ता है। तो इंसानों का तो काम ही यही होता है, वो इंसानों की तरह रहते हैं, तो क्यों ना हम इंसानों की तरह नहीं, रहें कुछ आपस तो में। उनमें अपने आप को भगवान समझते जी हैं। एब्सोल्युटली, प्रॉब्लम कुछ वहां पे कुछ आती हमने है। ये भी देखे फिर हैं। दूसरा जो इन्होंने वो शैतान के साथ मुकालमे में बात की ना, तो इंसान को कहा जाता है कि वो एक सोशल एनिमल है। अब कुछ लोग हम में से सोशल को पसंद कर लेते हैं, कुछ एनिमल को, तो जिनमें वो इंस्टिंक्ट ज्यादा हो जाती है, वो वही हरकतें करते हैं जिसका इन्होंने पॉइंट आउट किया। सही है। तो एक ऐसे मौके पे जबकि हम 14 अगस्त मना रहे हैं और इतना अरसा हो गया है हमें कायम हुए, और अंसारी साहब ने बड़ी सही ये मिसाल दी कि कितने ही ममालिक जो हमारे साथ आजाद हुए थे कहां तक पहुंच चुके हैं। हाँ, चाइना अब आपसे हम 2 क्या- साल बाद जी, जाके- अब हमारे लिए क्या करने की बात है? हमारे लिए करने की बात यह है कि हम कौम बने और एक हो जाएं। ये जितने भी हमारे लीडर्स हैं, इन सबको हम यही समझें कि इनमें बशरी कमजोरियां हैं, इनमें से कोई फरिश्ता नहीं है और कोई शैतान नहीं है, और इन सब यानी को अंधी मिलके- तकलीफ ना करें। जी बिल्कुल ना करें, हम अंधी अंधी तकलीफ ना तकलीफ करें। से निकलें। ठीक है, अंधी तकलीद हमारे लिए जहर है, जहर है। और अंधी तकलीद के नतीजे में ये होता है कि हम नफरतें पाल लेते हैं और फिर नफरतों को परवान चढ़ाते रहते तो हमें तो कुरान पाक में भी बार बार कहा गया, फला याकिलून, हैं। क्या तुम अकल नहीं रखते? Absolutely. तो जब रीजन आउट करने का हुक्म अल्लाह ताला ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया, तो हम क्यों नहीं सोचते? Absolutely. हम अंधी तकलीफ क्यों, अंसारी साहब क्यों करते हैं अंधी तकलीफ? नहीं सर, नहीं, आप पसंद ना पसंद तो कर सकते हैं, जी, और उसमें- कारकर्दगी की बुनियाद पे करें तो खुशी की बात है। नहीं, अब देखें ना, शहबाज साहब ने तो कुछ प्रोजेक्ट्स लगाए, पहले भी लगाए। मैंने कई पीटीआई लवर्स के बच्चों को उनके प्रोजेक्ट्स पे काम करते देखा, और यानी कि काम रोजगार मिला, आपको नेबलिंग एनवायरनमेंट दी। इकोनॉमिक इंजन तो लोग ही होते हैं, लेकिन हुकूमत वक्त का काम तो होता है ना कि एक माहौल दे, कि ना कि सिर्फ एक नारा लगा दे इतनी नौकरियां, इतने घर और ये, और हो भी कुछ ना, उससे मायूसी और फैलती है। सैफ साहब, बात यह है कि अगर हकीकत में आते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बहुत काम किया। मियां नवाज शरीफ को ले लें, आप को एटमी कुव्वत बना गए, आप जो जाल बिछा हुए पूरे पाकिस्तान में, जो मेरे भाई ने पहले बताया, उनमें से अगर आप कैलकुलेशन करें कि मुस्लिम लीग की हुकूमत में कितनी सड़कें बनी, कितने रोड्स बने, खेत खलियानों तक जो रोड्स वहां पर पहुंचाए गए, किसानों के लिए कितने काम किए गए, फौज के लिए कितने काम किए गए, मैं ये समझता हूं कि आज तक जो भी मामलात हुए उसमें हमारी जो गवर्नमेंट थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, उसमें बड़ा बड़ा काम किया, बड़ा किरदार है। और मैं ये समझता हूं कि मैं शहबाज शरीफ जो है वो ब्लैक एडमिनिस्ट्रेटर, काम से थकता नहीं है। मैं उनके साथ काम किया, मैंने बहुत ज्यादा किया, और मैं देखता हूं कि वो काम के मामले में, मुल्क एक के दिन मैं मामले उन्हें में, मिला तो मैं और आमने सामने बैठे थे उनके घर 96। मैं कहा जी, मुझे इसहाक डार साहब ने बताया कि आप पावर नैप लेते हैं, आप अंदर जाते हैं 5 कमरे मिनट के में, लिए। 10 मिनट में बाहर फ्रेश होते हैं। हंसने लग पड़े। मुझे कहते हैं आपकी नींद कैसी है? मैं कहा मियां साहब, आई एम ऑलवेज अस्लीप ऑलवेज अवेक। कहते हैं ये क्या मजाक है? मैं कहा ये हम जर्नलिस्ट हैं, हम तो हर वक्त सोए होते हैं, हर वक्त जागे होते हैं। ये आपका वाकया दिन रात का मशहूर है, ये काम आपका वाकया मशहूर है काफी। मैंने सुना। है। तो मैं ये समझता हूं अच्छा, कि ये जो गवर्नमेंट है मुस्लिम लीग नून की, बहुत काम किया। अच्छा, अब कंपैरेटिवली देख लेते हैं कि 3.5 साल जो हमारी पहली गवर्नमेंट गई, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने सिर्फ पकड़ धकड़ की, जैसे अभी मेरे भाई ने फरमाया कि हर इंसान में खूबियां भी होती हैं, खामियां भी होती हैं। सही। अगर इस मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान को आगे लेके चलना है तो तमाम की खामियों को उठा के एक जगह पे इकट्ठा कर ले और इस मुल्क को आगे लेके चलते हैं। आगे लेके चले। लेकिन पिछले 3.5 साल का टेन्योर हुआ, उसमें पकड़ धकड़, जेलों में बंद करना, कामा पे केस बनाना। अच्छा जुबैर साहब, इसमें चूंकि प्रोग्राम का टाइम थोड़ा, तो मैं चाह रहा था कि अब हम कंक्लूजन की तरफ जाने। तो आप अब क्या महसूस कर रहे हैं? मेरा ख्याल है वाकई ये पॉलिटिकल रिफ्ट्स नहीं होनी चाहिए। मेरा ख्याल है ये ऊंच नीच की जंग से हम बाहर आ जाएं। आपने बड़ी अच्छी बात की थी शुरू में कि हम एक कौम है, कौम बन जाए। हम ये क्यों तफरका करते हैं? अभी मैं सबसे नफरतों से बाहर मुनफरद हूं। ये इनफरादियत की जंग, ये तकब्बर की जंग, ये तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन है, उन्होंने तो हमें ये दर्स ही दिया इज्जो इंसारी का। जनाब साहब, इसमें गुजारिश ये है कि इख्तिलाफ होना बुरी बात नहीं, कोई बुरी बात आप नहीं। सियासी तौर पर इख्तिलाफ रखें, हाँ, इख्तिलाफ मुखालफत में तब्दील ना हो, और मुखालफत मुखासमत दुश्मनी में में और मुखासमत में तब्दील हो ठीक जाए, है। और वो दुश्मनी नफरत में, और नफरत फिर परवान चढ़ती रहे। हमें और उसे भी उससे गैर निकलना जरूरी है, बिला वजह। बिल्कुल गैर जरूरी, बिल्कुल, क्योंकि हम एक ही जगह पे रहते हैं, एक ही मुल्क है हमारा, और अब बहुत हो चुकी, हमें अब एक कौम बनना होगा। हर सूरत में हमें एक कौम बनना होगा। अब हमें उन बातों को भुलाना होगा जो पहले हो चुकी, आगे बढ़ें, मिलजुल के करें। और मेरी गुजारिश होगी जितनी भी हमारी
पॉलिटिकल क़यादत है उससे कि इस 14 अगस्त को अपने पुरानी नफरतों को भुलाइए, इकट्ठे हो जाइए, दफन कर दें उनको और आगे चलें। आप इख्तिलाफात रखें, पसंद को शौक रखें, अब जाहिर है आप अभी एक पार्टी है, आपका अपना बहुत शुक्रिया जनाब आपके तशरीफ आवरी का। जुबैर अंसारी साहब, नईम खान साहब, बहुत ज़बरदस्त बातें हुई माशाल्लाह। तो नाजरीन आपने ये सारा सुना, अच्छी कंक्लूजन आपने ड्रॉ किए होंगे। इसमें उम्मीद का पहलू जो है बहुत ज़्यादा उजागर हो के सामने आया आपके। इस कौम में बेपनाह पोटेंशियल है, ख़ास तौर पे आपके यूथ में, लेकिन ये सब चीज़ों का हमने अहाता करना है, देखना है, बजाय कि हम एक गैर ज़रूरी मुबाहिसे में उलझ जाएं और ख़ुद को एक बेकार बना लें। तो काम करने का जज्बा पैदा किया जाए इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला कुदरत हमेशा मेहनत को रिवार्ड करती है, और मेहनत के साथ जहानत एंड फेथ इन योर सेल्फ एंड फेथ इन योर डेस्टिनी। इसके साथ ही अपने मेज़बान मियाँ सैफुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।